जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 28 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाक से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो और यहां पर बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन से डिस्काउंट कूपन कोड्स अवेलेबल हैं। क्योंकि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, दो एप्लीकेशन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्ञान सर एजुकेशन, तो इन दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना, और फिर उसके बाद एक बार कॉल कर लेना कोर्स लेने से पहले, और पूरी चीजें पूछना कि कोर्स में क्या है क्या नहीं है। पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे से, और क्या नहीं है वाला तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि पूरी जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। तो आप बिल्कुल प्रॉपर कोर्स जो है वो खरीदो और लगकर अपनी तैयारी करो, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारी होती है। और पूछ लेना कि क्या डिस्काउंट वगैरह जो है वो चल रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना कि आपने कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया है। और ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे, तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। जो भी टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, टॉपिक्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, और जो चीज मैं लिखवाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है, राइट। और वही आपके नोट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से पहले। बाय द वे, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मेंशन किया था कि कल आवाज की दिक्कत आ रही थी। मुझे भी लग रहा था कि शायद कल आवाज की दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने माइक जो है वो उसमें तार जो है ना वो लपट गया था, तो फिर मैं थोड़ा सा उसको खोल खाल रहा था बीच में, तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बट ज्यादा मेरे ख्याल से कोई इशू आया नहीं होगा। बीच में एक आधी बार जो है वो इशू आया होगा, है ना। तो चलो, आज नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और कभी ऐसा आया करे ना तो प्लीज मुझे जरूर बताया करो। चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वुमेन रेवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल का टॉपिक है ये। जीएस पेपर 1 में ये टॉपिक या इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 79th इंडिपेंडेंस डे पर बंगाल की महिला रिवॉल्यूशनरी, महिला क्रांतिकारियों के रोल को फिर से सामने रखा गया, उन्हीं के रोल पर चर्चा हुई। तो बंगाल की जो महिला क्रांतिकारी थी गाइस, इन्होंने ना सिर्फ कॉलोनियल ऑपरेशन बल्कि पेट्रियार्की को भी चैलेंज किया। मतलब कि ना सिर्फ औपनिवेशक दमन बल्कि पितृसत्ता को भी इन्होंने चुनौती दी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन महिला क्रांतिकारियों का जो योगदान है वो मेल सेंट्रिक नैरेटिव्स के बीच में ओवर शेडो हो गया, क्योंकि ज्यादातर मेल के स्ट्रगल की बात होती है, मेल के स्ट्रगल को सामने रखा जाता है, बट फीमेल के स्ट्रगल को जो है वो सामने ज्यादातर नहीं रखा गया। तो इसी पर ही जो है वो एक चिंता भी व्यक्त की गई, है ना। और साथ ही साथ वुमेन के रोल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। मेन चीज ये थी। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में ड्यूअल स्ट्रगल का क्या मतलब था? ड्यूअल स्ट्रगल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूअल स्ट्रगल, तो भैया महिलाओं के लिए था ड्यूअल स्ट्रगल। एक तरफ स्ट्रगल जो था वो ब्रिटिश का एक्सप्लॉइटेशन, और दूसरी तरफ महिलाएं जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ही डोमेस्टिकली जो है वो पेट्रियार्की का शिकार हो रही थी, जो कि आज की डेट तक भी होती हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो 20वीं शताब्दी के अर्ली बंगाल में, मतलब उस समय का जो बंगाल था, वहां पर महिलाओं को डोमेस्टिक रोल्स तक सीमित किया जाता था कि सिर्फ घर पे उनको साफ सफाई, बर्तन, ये सब करना है। एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, और उन्हें चाइल्ड मैरिज या विडोहुड जैसी प्रैक्टिसेस का भी सामना करना पड़ता था। तो इनिशियली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस महिलाओं की पार्टिसिपेशन को लेकर थोड़े से, आप कह सकते हैं कि ऐसे थे कि प्रो थे, कि वो चाहते थे कि महिला जो है वो पार्टिसिपेट करें फ्रीडम स्ट्रगल में। बट साथ ही साथ उनके दिमाग में था कि यार फ्रीडम स्ट्रगल में महिला का पार्टिसिपेशन जो है वो उतना कॉन्ट्रीब्यूटरी रहेगा जितना कि मेल का रह सकता है। मतलब थोड़े से वो थे, मतलब आप कह सकते हो कि संकोच करने वाले, है ना। पहले के रिवॉल्यूशन चाहते थे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कि हाँ यार महिलाओं का उद्धार हो,
डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, महिला भी पार्टिसिपेट करे फ्रीडम स्ट्रगल में। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक्की माइंडसेट था, संकोच था कि महिला पार्टिसिपेट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, है ना। बट धीरे धीरे महिलाओं ने प्रूव किया कि वो इक्वल जो मेल जो लीडरशिप प्रस्तुत करते हैं वो सेम लीडरशिप वो भी प्रस्तुत कर सकती हैं, वो भी लीडर बन सकती हैं। ये चीज साबित करी हमारी वुमेन रेवोल्यूशनरीज ने, महिला क्रांतिकारियों ने। अब तो ये तो बात हो गई एक नॉर्मल सी जो आप मेंस में इंट्रोडक्शन या बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने भी आपको बताया। यहां पर है चीजें काम की जो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। तो प्रीति लता वादेदार, नाम लिख लेना, यहां से पॉइंट्स लिखना। प्रीति लता वादेदार 1932 में चित्तागोंग के यूरोपियन क्लब पर आर्म्ड असॉल्ट किया, जो रेशियल सेग्रीगेशन का एक सिंबल हम लोग को देखने को मिला था। 1932 में लिख लेना भैया इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो 1932 में चित्तागांव में ये यूरोपियन क्लब जो नस्लीय भेदभाव का प्रतीक स्थल था, तो यहां पर जो है वो सशस्त्र हमला जो है वो किया गया था प्रीति लता वादेदार जी के द्वारा। अरेस्ट होने से बचने के लिए इन्होंने साइनाइड खा लिया था। उनका जो ये जो पूरा सफर था और जो शहादत थी वो एक सिंबल था करेज और कमिटमेंट का, साहस और समर्पण का ये प्रतीक बन गई। ये पॉइंट्स लिखना इनके बारे में। नेक्स्ट इनका भी, कल्पना दत्ता, चित्तागोंग आर्मरी रेड में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जेल गई और बाद में अपनी कहानियों के थ्रू राइटिंग्स के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू महिलाओं की लीडरशिप को हाईलाइट किया। नेक्स्ट ऐसे ही नाम आता है बीना दास का। यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में गवर्नर ऑफ बंगाल पर असासिनेशन अटेम्प्ट किया। मतलब एक यूनिवर्सिटी का जो है वो चल रहा था कॉन्वोकेशन, समझते हो ना आप लोग। हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि जब ग्रेजुएट्स होते हैं लोग तो जो इवेंट होता है, तो उस दौरान ही इन्होंने बंगाल के गवर्नर पर हत्या का प्रयास किया। खादी पहना, रिवॉल्यूशनरी पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, बैंड किताबों पर लिखा। तो यह एक इंटेलेक्चुअल प्लस मिलिटेंट प्रोटेस्ट का यूनिक ब्लेंड था इनके अंदर। नेक्स्ट बेगम रोकिया, रुकैया, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, बेगम रुकैया सखावत हुसैन 1880 से लेकर 1932 का इनका टाइम पीरियड। फेमस राइटर थी जिन्होंने सुल्तान्स ड्रीम लिखी। लिख लेना भाई, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं, सुल्तान्स ड्रीम किसकी कहानी थी, तो इनका नाम, ये चीज आ सकती है अक्सर एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना। जिसमें एक फेमिनिस्ट यूटोपिया डिस्क्राइब जो है वो किया गया, मतलब कि एक फेमिनिज्म के बारे में जो है वो उसके अंदर मेंशन था। कलकत्ता में शखावत मेमोरियल गर्ल स्कूल भी स्टैब्लिश किया गया, ये भी लिख लीजिएगा। सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार को डायरेक्टली नेशनल फ्रीडम के साथ इन्होंने लिंक किया अपनी वर्क के थ्रू। फिर ऐसे ही हम लोग को देखने को मिलती है कमला दास गुप्ता। तो ये किस नाम से जो है वो मशहूर थी, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जो है वो जा सकता है, तो आप जो है वो लिख लो। गांधी बूरी, गांधी बूरी बड़ी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो आप, गांधी बूरी, गांधी बूढ़ी आप ये कह सकते हो। कमला दास गुप्ता जुगांतर समूह की सदस्य थी, जिन्होंने घरेलू दायित्वों के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में संतुलित किया था। डोमेस्टिक ड्यूटीज भी करती थी और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने खाने की
टोकरी में छिपाकर हथियार पहुंचाए, भगोड़ों को आश्रय दिया और रसद की व्यवस्था भी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई। तो ऐसे जो लीडर्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनको सुनना चाहिए। अच्छा नहीं, सॉरी, कमला दास गुप्ता जी का वो टाइटल नहीं था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं इसलिए। ये गांधी बूढ़ी का टाइटल इनका था यार, मातंगिनी। इनका इनका ये मातंगिनी हाजरा। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज वो कर लेना, क्योंकि ये चीज एग्जाम में आ सकती है। मात मातंगिनी हाजरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, गांधी बूढ़ी इनका नहीं है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सॉरी अबाउट इट। कमला दास गुप्ता है ना, तो ये चीज थोड़ा मेमोरी से निकल गया वो, ये है ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गांधी बूढ़ी के नाम से प्रसिद्ध थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व किया। गोली लगने के बाद वंदे मातरम का उद्घोष करती रही। सोचिए, अब गोली लगने के बाद भी भाई, अपने हाथ में ट्राई कलर तिरंगा पकड़ा हुआ था, गोली लगने के बाद भी लगातार चैंट करती रही, घोषणा देती रही, नारे लगाती रही, वंदे मातरम। क्या बात है भाई। और इनका नाम लावण्या प्रभा घोष। एक पत्रिका थी मुक्ति, इसके माध्यम से इन्होंने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप किया। सोशल रिफॉर्मर्स थी, राइटर थी, जिन्होंने गांव क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को मोबिलाइज किया अपने काम से। अपनी मुक्ति नाम की पब्लिकेशन से, ये लिख लेना मुक्ति पब्लिकेशन किसकी है, तो इनका नाम आपसे पूछा सकता है, लावण्या प्रभा घोष। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा ही बस ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ऐसे ही एक ननी बाला देवी, ये हमें देखने को मिलती हैं, एक विडो ब्राह्मण महिला, मदर, सर्वेंट, वाइफ का रोल इन्होंने प्ले किया और रेवोल्यूशनरी कॉजेस को सपोर्ट किया। इनको अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया पेशावर में, बट एट द एंड उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया, धोखा नहीं दिया अपने साथियों को, टॉर्चर झेलती गई। तो ये सैक्रिफाइस बताता है वुमेन रेवोल्यूशनरीज का, बंगाल की महिला रेवोल्यूशनरीज का। कमला दास गुप्ता के बारे में तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना। रक्तेर अक्षरे, इसमें इन्होंने जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो लिखे हुए थे। ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान रखना। रक्तेर अक्षरे जो है वो किसके, कमला दास गुप्ता जी के। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो इन महिलाओं का स्ट्रगल गाइस ड्यूअल था, जो जैसे मैंने आपको बताया, ये ड्यूअल स्ट्रगल है, इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक स्ट्रगल कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट था और एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी के अगेंस्ट था। इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल के साथ साथ एजुकेशन, लिटरेचर, अंडरग्राउंड नेटवर्क में भी कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि आपने देखा। सेक्रीफाइस की वजह से उनका रोल इंस्पिरेशनल बना, फ्रीडम मूवमेंट को इंक्लूसिव बनाया। इलीट महिलाओं से लेकर गांव क्षेत्र की विडोज तक सब इन्वॉल्व थी हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेगेसी आज की जेंडर जस्टिस और एम्पावरमेंट मूवमेंट्स का फाउंडेशन है गाइस। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, गाजा में फेमाइन डिक्लेरेशन हो गया भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट पूरा का पूरा लिख लो एज इट इज, पहला और दूसरा दोनों। यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि गाजा सिटी और उसके आसपास के एरियाज भूखमरी का सामना कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने इसे मैन मेड डिजास्टर बोला है, मैन मेड डिजास्टर, कि ये क्या है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है। तो यूनाइटेड नेशन ने कंफर्म कर दिया कि गाजा सिटी पे जो है वो फेमाइन, भूखमरी जो है वो चल रही है, अकाल जो है वो पड़ा हुआ है, और कहा कि ये ह्यूमैनिटी और का फेलियर है और ये एक मैन मेड डिजास्टर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखिएगा। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन
ने यहां पर बता दिया है कि भाई फूड इनसिक्योरिटी चल रही है टू फेज 5, मतलब बहुत बुरी स्थिति में फूड इनसिक्योरिटी है, बहुत बुरी स्थिति। फेज 5 कैटेगरी में रखा गया, ये फेज भी लिखना, फेज 5 कैटेगरी। आपको लगता है कि फेमाइन डिक्लेरेशन कैसे ग्लोबल प्रेशर मैकेनिज्म का काम करता है? ये हाईलाइट कर देता है अचानक से सभी कंट्रीज को, ध्यान जो है वो इस चीज का एक तरफ खींच लेता है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, बेगुनाह लोग भूख के मारे मर रहे हैं भाई। बैकग्राउंड समझते हैं तो और समझ में आएगा, डिटेल में आओ। गाजा अब फेमाइन अफेक्टेड रीजन की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसमें ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज हैं, जो आप लिख लीजिए कि ऐसी कौन सी कंट्रीज की जहां पर भुखमरी या अकाल पड़ा हुआ है, वो है, अब तो गाजा हो गई, फिर सोमालिया, साउथ सुडान, यमन, इथियोपिया का एक क्षेत्र टिग्रे और सुडान। इसके अलावा आपको बता दें आईपीसी फ्रेमवर्क 2004 में स्टैब्लिश हुआ था, और अब तक सिर्फ 5 ऑफिशियल्स फेमाइन इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, और ये 5वां फेमाइन है जो फॉर्मली आईपीसी के द्वारा डिक्लेयर किया गया, जिसका मैंने आपको लिखवा दिया, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी। चलो आओ, अब थोड़ा सा मैं आपको क्राइटेरिया समझाता हूं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कब डिक्लेरेशन होता है कि कब किसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कि यहां पर तो भैया अकाल पड़ गया? 20% घर जो है वो एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हो। पहली चीज ये क्राइटेरिया में देखी जाती है, लिख लेना कि कब कब अकाल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, कब फेमाइन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, जब 20% घरों में खाने की एक्सट्रीम शॉर्टेज हो, खाना ही अवेलेबल नहीं हो। दूसरा, जब एक्यूट माल न्यूट्रिशन 30% से ज्यादा हो जाए बच्चों में, कुपोषण की प्रॉब्लम, भाई तीव्र कुपोषण वो भी। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक्सीड कर जाए 10,000 लोगों में हर दिन 2 लोगों, हर दिन भैया हर दिन 10,000 लोगों में 2 लोगों की डेथ हो रही है भूख के मारे। तो जब ये 3 चीजें आ जाती है ना, तब डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कोई क्षेत्र जो है वो अकाल से पीड़ित है या भूखमरी वहां पर है। तो ये डेटा ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज कलेक्ट करती हैं, और फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, ओचा जैसे जो एजेंसीज होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो फिर इन सबको वैलिडेट करती हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं है। अब करंट सिचुएशन गाजा में क्या चल रही है ये सुन लो। अगस्त सितंबर 2025 के बीच, अभी जो आएगा बताया ये जा रहा है, 6,41,000 लोग कैटेस्ट्रॉफिक कंडीशन फेस करेंगे, यानी कि ये अगस्त और अगला आने वाला महीना विनाशकारी परिस्थिति का सामना करेंगे। लगभग 1/3 लोग वहां के, 58% वहां की जो जनजाति है, आबादी है, फेज 4 में रहेगी। जून 2026 तक लगभग 1,32,000 बच्चे 5 साल से कम की उम्र के अफेक्ट होंगे। अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 271 डेथ कुपोषण की वजह से हो चुकी है, जिसमें 112 बच्चे भी शामिल हैं। तो भैया ये स्थिति अभी गाजा की चल रही है, देख लो आप लोग। फैमिलीज को महीनों से प्रोटीन के बिना सरवाइव करना पड़ रहा है। बच्चों में वेट लॉस, स्वेलिंग, हेयर फॉल, नर्व्स की प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई। महिलाओं ने कहा सबसे दर्दनाक चीज यह है कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही। सोचिए आप, इंटरनेशनली रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इसे प्रिवेंटेबल और मॉरल इंडिक्टमेंट जो है वो कहा है। क्या कहा है कि ये जो है मानव निर्मित है। पहली बात तो फेमाइन मैन मेड है, योग्य समस्या है। प्रिवेंटेबल ऐसी समस्या जिसको हम टालने योग्य, जिसे हम टाल सकते हैं, और एक नैतिक अभियोग है कि मॉरलिटी के खिलाफ है भाई ये। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ ने फेमाइन को इलीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एड का डायरेक्ट रिजल्ट बताया।
कि वहां पर जो है वो आम जनता को जो है वो सहायता देने से रोक दिया गया, खाना देने से रोक दिया गया, सहायता करने से रोक दिया गया। उसके कारण ही ये भुखमरी की स्थिति जो है वो डेवलप हुई है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसे मॉरल आउटरीच डिक्लेयर करके अर्जेंट एक्शन की डिमांड करी कि भाई ये बिल्कुल गलत है, नैतिक आक्रोश करार कर दिया भैया यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कि गलत है भाई ये, कि नैतिकता के विरुद्ध है। अब इजराइल क्या बोलता है भाई इस मुद्दे पर? तो प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल का है उसने बोला कि भूखमरी कहां है, हमें तो नहीं दिख रही, और बोला कि 2 मिलियन टन से ज्यादा सहायता जो है वो गाजा भेज दी गई है। इतना खाना भेज दी गया, फिर काहे की भूखमरी? इजराइल क्लेम करता है कि 300 ट्रक्स रोज जो है वो जा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन कहता है कि कम से कम 600 ट्रक्स जो है वो चाहिए। इजराइल ने एयर ड्रॉप सहायता भी भेजी ऐसा कहा उसने, लेकिन उसे लोगों की डेथ भी हुई है। सोचिए आप, सर पर खाना ही गिर गया, मर गया आदमी, खाने का जो है वो बक्सा गिर गया, ये बोल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, क्या ही बोले भाई, मतलब सोचो आप, ये तो यार सीधे सीधे को लिखा है ना यार, ये देखो, इजराइल एयर ड्रॉप एड इनटू गाजा, मतलब गाजा में इजराइल ने जो है वो सामान फेंका खाने पीने का एड ग्रुप्स के थ्रू, और उनने क्रिटिसाइज किया कि भाई ये इनइफेक्टिव और अनसेफ है। रिपोर्ट्स ऐसी आई कि सिविलियन की डेथ हो रही है पैलेट्स गिरने से, यानी कि वही बक्से गिरने से जो है वो सिटीजन्स की डेथ हो जा रही है। मानेगा नहीं इजराइल भाई, गलती तो कर रहा है, ये आम जनता जो है उनको सफर करना पड़ रहा है। और ये बात साफ साफ है कि इजराइल वहां से पूरी हटाना ही चाह रहा है कि जो भी डिमांड करे पैलेस्टीन का निपटा ही दो, क्योंकि गाजा पे ही रखा हुआ लोगों को। क्या ही बोले भाई, अब बड़ी स्थिति खराब होती जा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है इस पूरे दुनिया भर में। हर जगह कुछ ना कुछ विनाशकारी गतिविधियां हो ही रही हैं। यही तो है, अंत अंत की तरफ जो है वो ह्यूमन इतना घटिया हो गया है कि सब अंत की तरफ जो है वो ले जा रहा है। यही सब चीजें तो होती हैं जो अंत की तरफ जो है वो ले जाती है इंसान को। ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत बची नहीं है, एक दूसरे को जो है वो मार डाला जा रहा है कमाई के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स इजराइल बोल रहा है हमने अनाउंस किए हैं, लेकिन एक्चुअल सहायता बहुत लिमिटेड है। अब यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया, अब इससे क्या फायदा होगा? तो भैया देखो, ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर अब अर्जेंट, मतलब इन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर करके पूरे दुनिया भर का ध्यान खींच लिया कि देखो भाई कि यहां पे क्या चल रहा है। इससे क्या होगा कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा इजराइल के ऊपर, फंड्स वहां पर भेजा जाएगा, चंदा इकट्ठा करके लोग वहां पर भेजेंगे पैसा, सीज फायर होगा, थोड़ी राहत देनी पड़ेगी कि इंटरनेशनली हर एक एक्टिविटी पर फिर अब निगरानी रखी जाएगी। सब लोगों की नजर जो है वो गाजा वाले क्षेत्र पर हो जाएगी कि देखो बेचारे बेकसूर लोग जो है वो मर रहे हैं। इंटरनेशनल कानून के तहत कंट्रीज और आर्म्ड ग्रुप्स पर प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है इन सब चीजों के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, हीट स्ट्रेस और इसके इंपैक्ट जो वर्कर्स के ऊपर पड़ रहा है, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक ज्वाइंट रिपोर्ट सामने आती है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एंड वर्कप्लेस हीट स्ट्रेस 2025। लिख लो, क्लाइमेट चेंज एंड वर्क प्लेस हीट स्ट्रेस 2025। किसकी रिपोर्ट है? क्वेश्चन आएगा तो WHO WMO। नेक्स्ट लाइन भी जो लिखी हुई है वो भी लिख देना है इसी में साथ ही साथ। इन्होंने बताया कि 2024 सबसे हॉटेस्ट ईयर है, पॉइंट टू बी नोटेड, 2024 सबसे गर्म साल, सबसे गर्म वर्ष रहा है 2024 अब तक का। 1.45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। आईपीसीसी ने तो पहले ही बता दिया था 1.15, तो 3-4 साल पहले ही न्यूज आ गई थी ये, तो ये तो होना ही था। और अब तो आने वाला समय और तेजी से गर्म होने ही वाला है। इंसान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में कांड कर दिया बुरा वाला। चलिए, अब कह रहे हैं कि भैया रिपोर्ट के अनुसार कि वर्कप्लेस हीट स्ट्रेस अब ग्लोबल ऑक्यूपेशनल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी क्राइसिस बन गया है। लोग जो है वो काम, एक मिनट रुकना, लोग जो है वो काम करने जाते हैं
और वहां पर लेबर्स जैसे ले लो आप, एग्रीकल्चरल वर्कर्स ले लो, लेबर्स ले लो, बाहर धूप पर काम करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर वो काम पे नहीं जाएंगे तो इकोनॉमिक लॉस होगा, डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाएगा, है ना। तो ये डेवलपमेंटल क्राइसिस, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बर्डन का एक एग्जांपल है कि नहीं, ये चीज है। तो हीट स्ट्रेस को सिर्फ हेल्थ इशू ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक नेसेसिटी भी बोला गया है। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि क्यों हीट स्ट्रेस को है वो हेल्थ इशू के अलावा इकोनॉमिक नेसेसिटी भी कहा गया। क्योंकि भैया ये काम रोक देती है ना, लोग बीमार पड़ेंगे तो काम कैसे करेंगे। अब देखो रिपोर्ट क्या चीजें बता रही है, तो रिपोर्ट बोल रही है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस जो हो रही है वेट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर में अबव 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो वो 2 से 3% प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस कर देती है। तो सिंपल शब्दों में जैसे जैसे टेम्परेचर लेवल पूरे दुनिया भर का बढ़ेगा वैसे वैसे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे इतनी हाई हीट में। हर साल 4 बिलियन वर्कर्स हीट स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, हर साल। सोचो आप, अभी ये हाल है। 22.85 मिलियन इंजरीज, 18,970 डेथ और 2.09 मिलियन डेज का जो है वो लॉस हुआ है। मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ, ये हम लोग को देखने को मिल रही है। 2.09 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ, ये लॉसेस चल रहा है। 30% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन हीट स्ट्रेस एक सीजनल या डेली प्रॉब्लम मान रही है। सोचो आप, 30% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन एक्सपीरियंस कर रही है कि भाई हीट स्ट्रेस तो आजकल डेली का इशू है या सीजनल इशू, और हो ही रहा है ये गर्मी का इशू, बढ़ता ही यार, रुकने का नाम नहीं ले रहा। साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और सब सहारन अफ्रीका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। वर्कर सफर कर रहे हैं किडनी की प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन, हाइपरथर्मिया, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस, हो रहा है ना, ये सब प्रॉब्लम हो ही रही है सभी में। डेथ एक्सट्रीम केसेस में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन कहती है कि 8 घंटे शिफ्ट में बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये लिमिट बार बार क्रॉस हो रही है। ये फैक्ट भी ध्यान में रख लेना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भाई वर्कर्स का जो बॉडी टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर, वो 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने चाहिए 8 घंटे की शिफ्ट में। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस डे टाइम पीक अप कॉमन होते हैं, मतलब वर्कर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो काम कर रहा है। और सिर्फ ट्रॉपिक्स तक ही ये लिमिटेड नहीं है। यूरोप की 2023 हीट वेव्स में भी वर्कर्स की डेथ हुई है। यूरोप जो ठंडा इलाका है वहां पर भी डेथ हो रही है, सोचिए आप, क्योंकि हर जगह इंपैक्ट होगा ना भाई। टेम्परेचर लेवल बढ़ेगा तो भाई यूरोप में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए हल्की सी गर्मी भी भारी गर्मी हो जाएगी। जैसे पोल्यूशन होता है ना भाई, विदेशी लोग जो आते हैं पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट से अब यहां पर इंडिया के अंदर, तो इंडिया के ट्रैफिक में ही मर जाए वो, तो ऐसी स्थिति है। बट हम लोग यूज टू हो चुके हैं, तो वो डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट, बॉडी टू बॉडी। तो ओवरऑल जितना ही बढ़ेगा तो सभी के लिए नुकसानदायक है ना वो। अब हीट स्ट्रेस का है वो क्या इंप्लीकेशंस है। सबसे पहली चीज तो भाई किडनी डिजीज, हार्ट स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही है ये हीट के कारण। इंडिया में भट्टी में काम करने वाले जो वर्कर्स है ना, या फिर लेबर्स जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, सुबह सुबह काम शुरू करते हैं फिर भी डिहाइड्रेशन और डिजीनेस फेस करते हैं, चक्कर आने लगते हैं बेचारों को। इंडोर वर्कर्स जो है वो पूरली वेंटिलेटेड फैक्ट्रीज में है, हीट रैशेस हो जाते हैं उनको, थकान होने लगती है लगातार, क्रॉनिक थकान यानी कंटिन्यूअस थकान, किडनी का इशू। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिया में 2030 तक एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स के इक्विवेलेंट वर्किंग आवर्स लॉस हो जाएगा। देखो सोचो कितना लॉस होने वाला है वर्किंग आवर्स का। वर्किंग आवर्स का लॉस होना यानी कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज डिले होना, प्रोडक्टिविटी लो होना, जीडीपी क्रैश करना। इनफॉर्मल और माइग्रेंट वर्कर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इस चीज का। महिला वर्कर्स और भी ज्यादा रिस्क में होती हैं। गल्फ कंट्रीज के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में माइग्रेंट लेबर्स डेथ जो है वो एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है आज की डेट में।
बांग्लादेश और सब सहारन अफ्रीकन जैसी कंट्रीज जिन्होंने सबसे कम एमिशन किया, वहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिरती है, क्रॉप साइकिल खराब होती है, फार्मर्स की इनकम कम होती है, और इसका रिजल्ट फूड इनसिक्योरिटी। फूड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा भैया? फिर लीगल बर्डन भी बड़ा रहता है। अब लीगल बर्डन कैसे भाई? कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेथ हो गई काम करते करते, प्रोजेक्ट रुक जाएगा, केस जो है वो चलेगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, डेवलपर के ऊपर, इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। तो डिले हो रहा है ना अल्टीमेटली काम, और कंपनसेशन सिस्टम भी सही नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है भाई? क्योंकि ये सब तो प्रॉब्लम्स की बात कर ली हमने, अब आगे चल के आप अधिकारी बनोगे तो आप क्या सोल्यूशन दोगे? चलो आप ही बताओ, चलो वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई इस तरीके के हीट के कारण लोगों की मौत होती जा रही है, वर्कर्स की मौत होती जा रही है, लेबर्स की मौत होती, आप क्या एक ऐसा रास्ता निकालोगे जिससे कि ये चीज कम की जा सके, रोकी जा सके? पहला, अर्ली वार्निंग जारी करो। आपको पता है कि भाई टेम्परेचर हाई होने वाला है, तो जिस पीरियड पे ये नौ तपे होते हैं या टेम्परेचर हाई होने की स्थिति डेवलप होती है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में रहकर तुरंत एडवाइजरी जारी करनी है, अर्ली वार्निंग जारी करनी है, वर्क का शेड्यूल जो है वो चेंज करवा दो। एग्जाम्पल, अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान हीट अलर्ट जारी करता है, शेल्टर्स बनवाओ कि छांव मिले वर्कर्स को, वर्कर को ट्रेनिंग दो कि हाइड्रेटेड रखें वो अपनी बॉडी को, कूलिंग शेल्टर्स बनवाएं, शेडेड वर्क स्टेशन होने चाहिए, हाइड्रेशन पॉइंट्स होने चाहिए जहां पे उनको पानी मिलता रहे। कौन सा घोल होता है वो, इलेक्ट्रॉल, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बांग्लादेश गारमेंट फैक्ट्री जो है वो, वहां पर लो कॉस्ट वेंटिलेशन और कूलिंग फैंस भी हैं। वर्क आवर रेगुलेट करो, मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक्स होने चाहिए कि भाई रेस्ट मिले लोगों को, कंपनसेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि बीमार पड़े तो कंपनसेशन हो। कतर का एग्जांपल है, आउटडोर वर्क बैंड है 10 बजे से लेकर दिन में 3:30 बजे तक, पीक समर में, गर्मियों के समय पर। सोचिए आप कतर में, ऐसे ही हमारे यहां भी होना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाए जाए, हाइड्रेशन प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं, हीट स्ट्रेस को ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है वो रिकॉग्नाइज करो। यूएसए का ओशा कैंपेन है, वाटर रेस्ट शेड, कि पानी दो, रेस्ट करवाओ और छांव में रखो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट की बातचीत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इंटीग्रेट करना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड में क्लाइमेट प्रोजेक्शन इंटीग्रेट किए गए हैं। तो ऐसी ग्लोबल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं इंडिया के अंदर। यस, अब देखो डीप टेक सेल्फ रिलायंस का ये टॉपिक है। अब ये चीज ध्यान से समझना आप, 15 अगस्त 2025 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में सेल्फ रिलायंस पर, आत्मनिर्भरता पर जो है वो फिर से एक बार स्ट्रेस दिया और कहा कि सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जेट इंजन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सभी एरियाज की बात जो है वो उन्होंने करी, इन सभी एरियाज का जिक्र किया कि ये सभी एरियाज पे हम लोग को जो है वो सेल्फ रिलायंट जो है वो होना है। इन सभी एरियाज पर जो है वो हमारा टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि हम इसमें आत्मनिर्भर बन जाए, इन सभी एरियाज पर। तो ये आज की डेट के उभरते हुए एरियाज हैं, ये पूरे अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है आपको। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कॉलोनियल एरा ब्यूरोक्रेटिक, रेगुलेटरी और जुडिशियल बैरियर्स को भी तोड़ना पड़ेगा। इन सब एरियाज को अगर हमें मजबूत बनाना है तो जो ये पेपर वर्क जो होते हैं ना ज्यादा, जिसके कारण से कंपनी काम नहीं कर पाती, डिले हो जाता है काम, तो उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करो। कई बार जुडिशियल बैरियर आ जाते हैं, कोई केस लग गया तो स्टे हो गया, वो सालों साल चल रहा है, तो वो जल्दी निपटारा हो। तो ये जितने भी डेडलॉक्स हैं या ब्लॉकेजेस हैं, तो उसको खोलने की बात करी इन्होंने। आपको क्या लगता है कि कॉलोनियल लेगेसी अब भी इनोवेशन को किस तरीके से रोक रही है इंडिया में? बता सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि ऐसा क्या है भाई कि कॉलोनियल पीरियड से जो चल रहा है, जो आज भी इंडिया के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिले कर देता है, रोक देता है। अब सुनो, इंडिया गाइस फिनटेक, फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मुझे उसकी डेफिनेशन आप बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। पहले पढ़ा चुका हूं मैं फिनटेक के बारे में, फिनटेक की डेफिनेशन बताएं। इंडिया फिनटेक में ग्लोबल लीडर है।
यूपीआई 2025 में 14 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक महीने में करती है। यह आ चुका है, यह आंकड़ा लिख लेना, ये फैक्ट्स आपके लिए काम करेंगे। इंडिया, स्टैक, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस जैसी कंट्रीज ने अडॉप्ट भी किया है, लिख लो। 800 से ज्यादा मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स और दुनिया का चीपेस्ट डेटा, 10 रुपए पर जीबी का डेटा हमारे पास है। 800 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं हमारे पास। ये डेटा लिखो, आप मेंस में यूज कर सकते हो। पूरे दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज, नवीडिया, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में एस्टैब्लिश किए हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये ग्लोबल डीप टेक में काम करती हैं। समझ रहे हो? बट अभी भी गैप्स हैं। सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पूरे दुनिया भर के एआई पेटेंट्स में इंडिया का शेयर 5% से भी कम है। ये इश्यूज हम लोग को है वो देखने को मिल रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे जेट इंजन, अभी भी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हम लोग इसके लिए डिपेंडेंट है। पूरे दुनिया भर की कंट्रीज वेब 4.0 और डीप टेक इकोसिस्टम में आगे है, इंडिया अभी भी पीछे है। तो हमें काम करने की जो है वो सख्त आवश्यकता है इन सब एरियाज में। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको एक चीज बताता हूं। वेस्टमिनिस्टर स्टील फ्रेम मॉडल अभी भी है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट जो है वो जनरलिस्ट फोकस रखती है, डोमेन एक्सपर्ट्स की हमारे यहां कमी है, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट जो है वो जनरलाइज होते हैं। जैसे कि अभी जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं सिविल सर्विसेज की, तो उसमें मैं आपको जो है वो क्या चीज बताता हूं कि भाई आपको जो है वो हर एक चीज का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बट अब यहां पर एक्सपर्टीज नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। देखो बेसिक नॉलेज तो जरूरी है ही, ऑब्वियस ही बात है, एज एन ऑफिसर आपको सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। बट एक स्पेशलाइज्ड डोमेन होना जरूरी है। मतलब कि जब आप रिक्रूट हो तब उसके बाद आपको स्पेशलाइज्ड एरिया में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जो कि हमारे यहां इस चीज की कमी है। 39,000 से ज्यादा कंप्लाइंसेस हैं भैया। इनोवेशन स्लो होता है, रेड टेपिज्म हैवी रहता है कि हर एक टेबल पर फाइल जो है वो पहुंचती है, उसका अलग पैसा देना पड़ता है। समझ रहे हो आप? 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी का ये हाल है भैया, देख लो आप। तो ये जो पूरे 1 2 3 पॉइंट्स है ना, ये लिख लो अपने पास कि कॉलोनियल समय, ब्यूरोक्रेसी के टाइम पीरियड से अभी भी हम लोग को वो देखने को मिल रहा है कि ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये लिख लेना, ये पूरे पॉइंट्स, और बिल्कुल डेटा के साथ हर एक चीज जो आपके मेंस के आंसर में आपको हेल्प करेगा। पूरे पॉइंट्स लिखो आप, A1 का ABCD सभी लिखो आप। लेटरल एंट्री का अटेम्प्ट जो है वो किया गया है करंट लीडरशिप के अंदर, बट उसकी सक्सेस लिमिटेड है। सेकंड ARC के बारे में लिखो आप, उन्होंने सजेस्ट की थी लेटरल एंट्री और कहा था कि भाई कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, बट वो भी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि हम रेजोल्यूशंस तो लेकर आए बट अभी भी कॉलोनियल उसमें है हम लोग, आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस में। चैलेंजेस डीप टेक के हमारे पास क्या है, आओ देख लेते हैं। अब डार्पा जैसा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस जो है वो मिसिंग है यूएस के अंदर। जो हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई जो मेन फोकस जो है वो रखते हैं इनोवेशन के ऊपर, वो हमारे यहां पर मिसिंग है। हमारे यहां गद्दी जो है वो मिल गई, वहां पर ब्यूरोज चलते हैं, हमारे यहां ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाही है कि एक बार पोस्ट आने के बाद बाप बन गए सबके हैं। पहले पब्लिक के हाथ जोड़ते रहते हैं पब्लिक के सामने कि भैया हम आप ही की सेवा में हैं, हम आप ही की सेवा में हैं। बट एक बार जब इलेक्शंस के बाद गद्दी मिल जाती है, सीट मिल जाती है, पोजीशन मिल जाती है, तब जनता गई भाड़ में। हम तो अपनी खुद की सेवा करेंगे और अपने परिवार की सेवा करेंगे, बस। होता है ऐसा, कई बार होता है। कई बार लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अपनी ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते, अपनी खुद की यानी कि पब्लिक ड्यूटी करने का पैसा मांगते। दैट इज करप्शन। जिस चीज के लिए उनको अपॉइंट किया गया वो चीज नहीं करने की वजह उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे जो है वो चार्ज करते हैं। इन्हीं सब चीजों को तो रोकना है आप लोगों को कि ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और वैसे भी आजकल तो विजिलेंस वाले बहुत तेज हो गए हैं, सतर्क रहने की जरूरत है और तुरंत कंप्लेन मारो साला ऐसा कोई भी करता हुआ दिखता है तो। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, 2 लाख से ज्यादा स्टेम स्टूडेंट्स हर साल अब्रॉड चले जाते हैं क्योंकि यहां पर पैसा नहीं मिल रहा। लिखा है ना, ये पूरे पॉइंट्स लिखे, देखो कितने बढ़िया पॉइंट्स है। स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा है
पर डीप टेक का शेयर बहुत कम है, स्टार्टअप्स है भी तो डीप टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, पीछे रहेंगे ना। उसका बेस है एजुकेशन, जो हमारे यहाँ का पुअर है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हम जो है वो काफी पीछे हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे माल तो यूरोपियन कंट्रीज में जा ही नहीं पाते, एंट्री नहीं मिल पाती, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इंडिया के ब्रेन ड्रेन को टैकल करना बहुत जरूरी है भाई, और उसके लिए एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करो। जो मेरिट होल्डर्स हैं भाई, उनको सही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराओ। जो इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी उनको फॉरेन कंट्रीज में मिल रही है भाई, वो इंडिया में प्रोवाइड कराओ, जिससे कि ब्रेन ड्रेन ना हो। जो वो मेहनत कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, वो मेहनत वो हमारे यहां पे करें। तो भैया इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट जो है वो वीक होंगे, तो ये इश्यूज है ना यार, इकोनॉमिक इशू है ये सबसे बड़ा हमारे लिए। तो हमें इन सब बड़ी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, ये आज की रेट की डिमांड है। फॉरेन टेक रिलायंस, फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरता हमें पीछे करती जा रही है। यूएसए ने बैन किया है। अरे यार, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही कंस्ट्रक्शन की? मेरे को बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है यहाँ पर। अभी बीच बीच में बंद हो रहा है, चलो एनीवेज। हाँ, तो डीप टेक की जॉब्स लिमिटेड है। यूथ इंडस्ट्री 4.0 से वंचित है अभी भी, युवाओं को पता ही नहीं है भाई, स्किल्स है ही नहीं युवा के अंदर वैसी जैसी आज की डेट में इंडस्ट्रीज को चाहिए। तो इन सब चीजों पर काम करना जरूरी है। तो उसके लिए सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लेकर आए हम, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को और मॉडर्नाइज करें, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म लेकर आए जिससे कि केसेस जल्दी जल्दी से रिजॉल्व किए जा सकें, स्टेट लेवल सेमीकंडक्टर फैब्स इंसेंटिव प्रोवाइड कराएं हम लोग, है ना, ग्लोबल लीडरशिप पर फोकस करें, एआई डेटा गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं इनको G20 ब्रिक्स यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पे जो है वो रिजॉल्व करें, जो भी डेडलॉक्स हैं उसको कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करें, इन सब टेक्नोलॉजीज को और बेहतर बनाने के लिए ग्लोबल लीडरशिप पर फोकस करें, है ना। कॉलोनियल स्टाइल जो फाइल पुशिंग वाला सिस्टम है उसको रिप्लेस करके आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस लेकर आएंगे भाई, रिजल्ट चाहिए हमें, है ना। तो वो चीजें हैं। नेक्स्ट, 19 अगस्त 2025 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूवल दी है 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को STR सुंदरबंस टाइगर रिजर्व में ऐड किया जाएगा। तो देखो, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में एक एरिया ऐड किया जा रहा है, इसलिए टॉपिक जो है वो आया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया जो होगा, ये बता रहे हैं कि 3629.57 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो बन जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को जो है वो पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर, अच्छा मुझे टॉप 5 टाइगर रिजर्व एरिया वाइज बता दो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, अभी के टॉप 5 टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इसका एरिया एक्सपेंड करना है, अब ये सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा अपना। और सबसे बड़ा एरिया वाइज टाइगर रिजर्व कौन सा है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। ये आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। डिटेल्स में आपको बता, डिटेल्स की जरूरत नहीं है यार, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको आपके लिए क्वेश्चन बस यही है कि टॉप 5 टाइगर रिजर्व्स के नाम मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर बताएंगे। 24 परगनास वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता है, 24 परगनास। ठीक है, सुंदरबन दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ये वाली चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगी, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा एस्चुरीन्स बायोडाइवर्सिटी भी काफी रिच है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, फिशिंग कैट्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहां पर जो है वो देखने को मिल जाएंगी। सुंदरबन साइक्लोन प्रोन एरिया होता है, क्योंकि यहां पर ये है ना मैंग्रोव्स हैं जो साइक्लोन्स को जो है वो रोकते हैं, ये चीज आपको पता होगी, है ना, साइक्लोन प्रोन एरिया ये। मैंग्रोव कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, है ना। साउथ 24 परगनास में ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर इश्यूज भी आज की डेट में यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस एरिया को एक्सपेंड करने से, इलीगल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम तो है ही कि राइजिंग सी लेवल सुंदरबंस के बड़े पार्ट्स को जो है वो अपने अंडर समा सकता है।
तो कुछ इश्यूज भी जो है वो सामने हम लोग को जो है वो देखने को मिला। तो आप तो टॉप 5 टाइगर रिजर्व्स के नाम जो है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट, जो कि साउथ पोल रीजन में है मून के। ये लिख लेना भैया, एक पॉइंट जो है आप लिखो शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको पता होनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, उन्होंने अनाउंस किया लोकसभा में कि इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पर 2040 में लैंड करेंगे। मून पर 2040 में लैंड करेंगे, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान में रखो आप। स्पेस प्रोग्राम ये हमारा है विकसित भारत 2047 का ये विजन है कि इंडियन जो है वो मून पर इंडिया की जमीन से लॉन्च होगा हमारा स्पेसक्राफ्ट और मून पर लैंड करेगा, ठीक है। स्पेस सेक्टर पर रिफॉर्म जो है वो शुरू कर दिया था 2014 में। प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री दे दी हमने 2020 में। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी जो है वो $8 बिलियन जो है वो एक्सपेंड हो गई है। लिख लेना भैया ये सब चीजें आप। और हम $45 बिलियन जो है वो अगले 10 सालों में अचीव कर लेंगे। तो ये सब चीजें लिखने वाली होती हैं जो आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना रहता है, जो आप मेंस में यूज कर सको, ठीक है। लूनार मिशन भैया हमारा 2040 का, याद रखना। बस अभी के लिए इतना ही रखो, इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं 2040 का लूनार मिशन से ज्यादा। हाँ ये जरूर लिख लेना शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर लैंड किया जाएगा चंद्रयान 3 को, यह भी अनाउंस हुआ है। शिव शक्ति पॉइंट पे लैंड किया जाएगा। हाँ अब ये पूरे फैक्ट्स लिख लो आप। 2026 व्योम मित्र मिशन, आपको पता है व्योम नॉट कौन होते हैं? इंडिया से ये गगनयान मिशन जो है ना उसी का ही है ये। इंडिया से जो स्पेस पर जाएंगे जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं स्पेस ट्रैवलर्स बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट यूएसए का शब्द है। तो इंडिया की जमीन से जो स्पेस ट्रैवलर स्पेस में जाते हैं तो उनके लिए जो इंडिया का जो नाम है वो है व्योम नॉट, है ना। तो ये पूरे लिख लो आप। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमारा एक प्लान है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही हम अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाएंगे। 40 तक मून का हमारा प्लान है। बस यही चीज और कुछ नहीं है इसमें। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, अरे बाप रे 10 मिलियन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 मिलियन पेड़ को गिराने 1 मिलियन 10 लाख पेड़ को गिराने की बात हुई थी ना, सॉरी 10 लाख पेड़ को गिराने पर बहुत ग्रेट निकोबार की बहुत निंदा भी हुई थी। तो इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने का। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है गाइस। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसमें पोर्ट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जाएगा, है ना, पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, टाउनशिप बनाई जाएगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये बोलता है कि फॉरेस्ट डाइवर्जन करवाना जरूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आज आप पढ़ेंगे, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये आपके लिए एक और टास्क है कि आप इसको पढ़िए। फिर पैट 1956 ये ओवरराइडिंग पावर जो है वो देती है एडमिनिस्ट्रेशन करने की। फॉरेस्ट राइट एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, IA नहीं इसके बारे में शायद नहीं, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है, बहुत दिनों पहले पढ़ा है हमने। इसका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये IADWS में हम लोग को QRSAM, WSH, ORAD और DEW ये शामिल है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। QRSAM जो है इसका इंटरसेप्शन रेंज जो है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर का है, ना कि 50, इतना लंबा नहीं है इसका। और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। DEW जो है वो नॉन काइनेटिक लेजर बेस्ड वेपन्स हम लोग को देखने को मिलता है। इसको पता है डिटेल में पढ़ना जरूरी है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हुआ, QRSAM हुआ, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन इसमें क्यों डाल देते हैं, ये गलत है। मुझे ऐसा अभी मैं बोलूंगा इसके बारे में कि PDF में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फुल उसमें दें, क्योंकि ये जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रॉपर तब तक कैसे लिखोगे। अच्छा वो इसलिए प्रैक्टिस के लिए जो है वो डाल देते होंगे कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जो है वो रखो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज, GST
कंपनसेशन से रिलेटेड टॉपिक है। अरे वो स्टेट के बीच में इशू होता है ना, स्टेट को कंपनसेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता लॉसेस का, तो उससे रिलेटेड बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की 120 से 150 वर्ड्स में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था गाइस, अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।